Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we just don't repeat headlines, we slow down, zoom out और वो बातें करते हैं जो यूजुअली शोर में खामोश हो जाती हैं। आज का एपिसोड थोड़ा इंटेंस है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है और ऑनेस्टली थोड़ा अनकंफर्टेबल भी, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 वेरी डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन उनमें एक ही कॉमन थ्रेड है, पावर, नैरेटिव और परसेप्शन। एक तरफ क्रिकेट कंट्रोवर्सी है जहां एनालिसिस और ड्रामा के बीच की लाइन ब्लर हो चुकी है, दूसरी तरफ ग्लोबल एलीट नेटवर्क्स, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, जहां सवाल ज़्यादा हैं और मुकम्मल जवाब बहुत कम। और आज का सवाल सिंपल है, आर वी रिएक्टिंग इमोशनली या एक्चुअली समझ भी रहे हैं कि क्या हो रहा है? शोएब अख्तर कंट्रोवर्सी एनालिसिस था या एम्प्लीफिकेशन? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, ऑलरेडी इमोशनल एनवायरनमेंट वेयर फैंस आर स्ट्रेस्ड, एनालिस्ट्स आर रेडी और सोशल मीडिया हमेशा की तरह फुल स्पीड पर है। पाकिस्तान को हेवी डिफीट मिली और फिर फॉर्मर फास्ट बॉलर शोएब अख्तर इंडियन टीवी चैनल्स पर एनालिसिस करते नजर आए। उनका टोन इमोशनल था और फ्रैंकली रावलपिंडी एक्सप्रेस अगर स्लो बोले तो लोग शॉक हो जाते हैं। उन्होंने पीसीबी मैनेजमेंट, टीम प्लानिंग और लीडरशिप डिसीजंस पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया है और फिर एक लाइन सबसे ज़्यादा अटेंशन ले गई जो कि ये थी, द बिगेस्ट क्राइम इज गिविंग अ बिग जॉब टू एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन। अब पाकिस्तान में ये लाइन सुनते ही ऑडियंस ने ऑटोमेटिकली गेस गेम स्टार्ट कर दी कि ये किसके लिए कहा गया है। इंडियन मीडिया ने हेडलाइंस बना दी, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा साइड पर चला गया और कंट्रोवर्सी सेंटर स्टेज पर आ गई। सोशल मीडिया पर डिस्कशंस क्रिकेट एनालिसिस से शिफ्ट होकर पर्सनैलिटीज़ पर आ गए। बैकलैश के बाद शोएब अख्तर पाकिस्तानी मीडिया पर आए और उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनका पर्सनल टारगेट मोहसिन नकवी नहीं थे। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं और उनकी क्रिटिसिज्म जनरली सिस्टम और लीडरशिप स्ट्रक्चर के हवाले से थी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग रियलिटी है, पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नॉर्मल हैं, लेकिन जब वो क्रॉस बॉर्डर मीडिया पर जाते हैं तो इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है। इंडियन चैनल्स ड्रामे को एम्पलीफाई करते हैं जबकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया रिएक्शन को एम्पलीफाई करता है और असली एनालिसिस कहीं बीच में खो जाता है। सैटिरिकल बात तो ये है कि अक्सर हम मैच से ज़्यादा पोस्ट मैच स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, स्कोरबोर्ड एक साइड पर, हेडलाइंस दूसरी साइड पर, लेकिन रियलिटी क्या है? क्रिकेट एक इकोसिस्टम है, चेयरमैन अलोन टीम नहीं चलाता, प्लेयर्स, कोचिंग स्ट्रैटेजी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, सबका एक रोल होता है। लेकिन जब हार होती है तो इल्ज़ाम किसी एक चेहरे पर शिफ्ट करना आसान होता और मीडिया को भी सिंपल नैरेटिव पसंद होता है, हीरो या फिर विलन, मिडिल ग्राउंड शायद बोरिंग लगता है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि शोएब अख्तर ने क्या कहा, असल सवाल तो ये है कि हमने क्या सुना। दैट इज़ योर रियलिटी चेक। और जब हम इन्फ्लुएंस और लीडरशिप की बात करते हैं तो एक और स्टोरी सामने आती है, लेकिन ये क्रिकेट की कहानी नहीं, ये ग्लोबल पावर सर्कल्स की स्टोरी है। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, नेटवर्किंग और साइंस, इन्फ्लुएंस या फिर स्पेकुलेशन। जेफरी एप्स्टीन का नाम आज भी न्यूज़ साइकिल्स में वापस आ जाता है और हर नया डॉक्यूमेंट अपने साथ नए सवालात को भी जन्म देता है। रीसेंट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइल्स रिवील करते हैं कि एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट्स काफ़ी वाइड और हाई प्रोफाइल थे, इंक्लूडिंग रशियन पॉलिटिकल फिगर्स, इजरायली कनेक्शंस, साइंटिस्ट्स, बिलियनर्स और एलीट नेटवर्क्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना यहाँ पर ज़रूरी है, एलीट नेटवर्किंग खुद में अनयूजुअल नहीं होती, लेकिन जब एक कंट्रोवर्शियल फिगर डायरेक्टली पावरफुल लोगों से लिंक्ड हो तो स्पेकुलेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और इंटरनेट पर थ्रिलर मोड इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स शो कि एप्स्टीन ने फॉर्मर रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से कांटेक्ट किया एलिजिडली रिगार्डिंग अ वुमेन जो बिजनेस एसोसिएट्स को ब्लैकमेल कर रही थी। डज दिस मीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहा है? नो, नॉट नेसेसरीली, लेकिन
नेचुरली इंसान की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, स्पेशली जब दोनों पार्टीज म्यूचुअल बेनिफिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हों। Epstein wanted access to Russian networks while the former deputy prime minister wanted American investors जैसे कि पीटर थियल और थॉमस प्रिट्जिकर। सिंपल ट्रांसलेशन ये हुआ कि ग्लोबल एलीट का वर्जन ऑफ आप मेरा काम कर दें और मैं आपका काम करता हूँ। ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि एप्स्टीन ने हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स एक्सप्लोर किए इन्वॉल्विंग व्लादिमीर पुतिन एंड सर्जरी लेवरोव। मीटिंग्स हुई, कोई प्रूफ नहीं। एम्बिशन क्लियर है, हाँ एक्सेस और इन्फ्लुएंस। इसराइली कनेक्शंस भी हाईलाइट हुए, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद बरक, जहां रेगुलर कम्युनिकेशन और प्रॉपर्टी विजिट्स डॉक्यूमेंटेड हैं। और फिर आता है साइंस का एंगल। एप्स्टीन ने बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स के रिसर्चर्स से मीटिंग्स की, इनिशियल इंटरेस्ट शो किया और फिर इंटरेस्ट अचानक से ख़त्म हो गया, विच ऑनेस्टली साउंड्स लाइक हाफ द इन्वेस्टर्स इन टेक स्टार्टअप्स। ये डिटेल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट रिमाइंड्स अस कि ग्लोबल एलीट्स का नेटवर्क कितना इंटरकनेक्टेड होता है। पॉलिटिक्स, बिजनेस, साइंस ये सब ओवरलैप करते हैं, लेकिन हर ओवरलैप का मतलब कोई हिडन एजेंडा या कॉन्स्पिरेसी नहीं होता। कभी नेटवर्किंग सिर्फ नेटवर्किंग ही होती है और कभी हम स्टोरी को नेटफ्लिक्स थ्रिलर बना देते हैं। और जब एप्स्टीन का नाम साइंस के साथ लिंक होता है तो स्पेशली कोविड रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऑनलाइन नैरेटिव्स इंस्टेंटली ड्रामेटिक बन जाते हैं। स्टेप 1 इज शॉकिंग नेम, स्टेप 2 इज साइंस फंडिंग एंड स्टेप 3 इज कंक्लूजन। Therefore, Epstein is linked to pandemic. That sounds convincing, but logic chain यहाँ पर weak है। Facts ये हैं कि एप्स्टीन ने हार्वर्ड, MIT, मीडिया लैब और जेनेटिक्स रिसर्चर्स को फंडिंग तो दी है, साइंस फिलैंथ्रोपी एलीट नेटवर्क का कॉमन टूल है। सम क्लेम्स ये भी सर्कुलेट कर रहे हैं कि एप्स्टीन फार्मा कंपनीज लाइक बिग नेम्स इंक्लूडिंग फाइजर उस पर भी इन्फ्लुएंस रखता था। सच में? लार्ज नेटवर्क्स का मतलब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स पॉसिबल हैं, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल का कोई एविडेंस नहीं मिला। इंटरेस्ट इन जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी का मतलब पेंडेमिक प्लानिंग हो सकता है। साइंटिफिक कम्युनिटीज इंटरकनेक्टेड होती हैं, ओवरलैपिंग नेटवर्क्स नेचुरल हैं, इसलिए इंटरनेट को स्ट्रेट लाइंस पसंद हैं, जबकि रियलिटी हमेशा जिगजैग होती है। और शायद सबसे बड़ा रीज़न कि एप्स्टीन हर कॉन्स्पिरेसी में अपेयर तो करता है क्योंकि ह्यूज नेटवर्क, मिस्टीरियस डेथ और अनआंसर्ड क्वेश्चंस। जब सवालों के जवाब नामुकम्मल हों तो तब इमेजिनेशन उस गैप को फिल कर देती है। सो द बॉटम लाइन इज एप्स्टीन फाइल्स फैसिनेटिंग हैं, एलीट नेटवर्क्स को भी एक्सपोज करती हैं, स्पेकुलेशंस भी जनरेट करती हैं, लेकिन नेटवर्किंग, फिलैंथ्रोपी और क्यूरियोसिटी को ऑटोमेटिकली क्राइम या ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी में कन्वर्ट करना वो हमारी इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं। दैट इज़ योर रियलिटी चेक ऑन एप्स्टीन नेटवर्किंग, इन्फ्लुएंस और साइंस के बीच की फाइन लाइन को समझना। अली अमीन गंडापुर के क्लेम्स पॉलिटिकल सिग्नल हैं या फिर मीडिया का शौक? पीटीआई के सीनियर लीडर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक टीवी इंटरव्यू में एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्लेम किया है। उनके मुताबिक इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी एलिजिडली इमरान खान के रिलीज़ के लिए सिग्निफिकेंट एफर्ट्स कर रहे हैं। जी हाँ, अ गवर्नमेंट मिनिस्टर हेल्पिंग ऑपोजिशन लीडर। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट नेचुरली आपके आईब्रोज को रेस कर। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि मोहसिन नकवी ने COAS फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी इस बारे में बात की है कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए। उनका यह भी क्लेम था कि मोहसिन नकवी ने इस मसले पर PTI के मेंबर्स से ज़्यादा कोशिश की है। अब यहाँ रियलिटी चेक ज़रूरी है। ये सब पॉलिटिकल क्लेम्स हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ना गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई वेरिफिकेशन आई है और ना ही कोई पब्लिक स्टेटमेंट जो इन मीटिंग्स को कंफर्म कर सके। तो अभी तक के लिए ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव ही है, बल्कि इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ये न्यूज़ इतनी डिस्कस क्यों हो रही है? लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है।
इमरान खान की लीगल और पॉलिटिकल सिचुएशन ऑलरेडी बहुत इंटेंस है। मल्टीपल केसेस, इम्प्रिजनमेंट और पॉलिटिकल टेंशंस। पीटीआई लीडरशिप फ्रीक्वेंटली बैक चैनल नेगोशिएशंस की बातें करती रहती है, लेकिन जब एक पीटीआई लीडर पब्लिकली गवर्नमेंट मिनिस्टर को क्रेडिट देता है तो नैरेटिव अचानक से बदल जाता है। नॉर्मली पॉलिटिकल टॉक शोज में एक साइड दूसरी साइड को ब्लेम करती है, यहाँ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन आ गया है। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एप्रिसिएशन कभी भी कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा शॉकिंग लगता है। इस मामले की सेकंड लेयर में मोहसिन नकवी का रोल। इंटीरियर मिनिस्टर होने के साथ साथ वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और पीटीआई सपोर्टर्स उन्हें एस्टेब्लिशमेंट सर्कल्स के काफ़ी करीबी समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑनगोइंग नेगोशिएशंस इनडायरेक्ट सिग्नल भी हो सकते हैं। कुछ कहते हैं कि टेंशंस ख़त्म करने की कोशिश भी की जा रही है और कुछ एनालिस्ट्स इसको पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक भी समझ रहे हैं, जहां पब्लिक मैसेजिंग के थ्रू नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन दोबारा इंटरप्रिटेशन और फैक्ट्स अलग चीज़ें हैं। रियलिटी ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में स्टेटमेंट्स कभी भी स्ट्रैटेजी नहीं होती। मैसेज सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं होता, कभी कभी पावर कॉरिडोर्स के लिए भी होता है। और ऑडियंस के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या जेन्युइन नेगोशिएशन कोई सिग्नल है या पॉलिटिकल मैसेजिंग? फिलहाल इसका जवाब क्लियर नहीं है और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से डिबेट कंटिन्यू है। दैट इज़ योर रियलिटी चेक। आज हमने 3 डिफरेंट स्टोरीज देखी। क्रिकेट, कंट्रोवर्सी जहां एनालिसिस और ड्रामा मिक्स हो गए हैं। एप्स्टीन फाइल्स जहां कनेक्शंस और स्पेकुलेशन का डिफरेंस समझना ज़रूरी है। व्हाट्स द कॉमन थ्रेड? नैरेटिव पावरफुल होते हैं, हेडलाइंस हमेशा तेज़ होती हैं, लेकिन हकीकत हमेशा स्लो होती है। कभी कभी हम वायरल स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं जबकि असली कहानी बैकग्राउंड में अनफोल्ड हो रही होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई हेडलाइन देखें और 1 सेकंड रुक कर खुद से ये ज़रूर पूछें कि क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या समझ रहा हूँ। अगर आज का एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर करेगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज अवेयरनेस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। जस्टिस का वेट लंबा हो सकता है, मगर समझ का इम्पैक्ट परमानेंट है। I am Ramna Said signing off from Reality Check, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode. Thank you.